ईरान, इजराइल और यूएसए के बीच में आप ये कह सकते हैं कि लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। ऑफिशियली दोनों ही देशों की तरफ से इसकी घोषणा हो चुकी है। आज दिन के दौरान लगातार स्ट्राइक्स की खबरें आती रही हैं, ना सिर्फ ईरान के ऊपर बल्कि ईरान ने अमेरिका के मिलिट्री बेसिस के ऊपर भी अटैक किए हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इस पूरे के पूरे जो विवाद खड़ा हुआ है या ये जो वॉर खड़ी हुई है, इसका क्या असर आपको बाजारों पे देखने को मिलेगा, कितना इम्पैक्ट शुरुआती चरण में देखने को मिल सकता है। हर एक पहलू हम यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल वर्मा। बात करिए अगर इस लड़ाई की जो होने लग रही है अब, लेकिन इसकी उम्मीद पिछले काफी दिनों से चल रही थी, लगातार बातें चल रही थी। और जब फाइनली कल दिन के दौरान जब ट्रंप ने ट्वीट किया कि इजराइल को खाली कर दीजिए और वो कुछ भी हो सकता है, और उसके बाद ये बात काफी हद तक जो है लगभग पुख्ता हो गई थी कि इस वीकेंड में कुछ बड़ा खबर आ सकती है और वो कुछ बड़ी चीजें अब होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। जैसे मैंने कहा कि इजराइल ने साथ में जो है अमेरिका ने पूरी तरह से अलग अलग जगहों पर ईरान में अटैक किया है। उनके अलग अलग जगहों पर जो भी उनके मिलिट्री बेस हैं वहां पर किया है, जिसकी जाहिर सी बात है जिसका विरोध ईरान की सरकार ने किया है। और उसके विरोध में उन्होंने इजराइल में भी, और न सिर्फ इजराइल में बल्कि जो पूरे मिडिल ईस्ट में अलग अलग जगहों पर जहां पर भी यूएसए का बेस है उसके ऊपर हमले की खबरें आई हैं इस बीच में। और इसके नाते ये जो लड़ाई है थोड़ी बड़े पैमाने पर होती हुई दिखाई पड़ रही है। आपको ये मालूम होगा कि जिस तरह से इवन अगर आप मिलिट्री पावर की तुलना करेंगे तो ईरान इराक की तरह नहीं है कि जहां पर बहुत ईजिली लड़ाई की जा सकती है। काफ़ी हद तक जो है ये लड़ाई अगले कुछ समय के लिए जारी रह सकती है। हम यहाँ पर ये जो उसका बाजारों पर इम्पैक्ट होगा वो क्रूड पे ऊपर और बाकी चीज़ों पे होगा, मैं उसको डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप इसकी इंटेंसिटी को समझिए तो हुआ ये है कि जो उम्मीद थी कि यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा लड़ाई हो सकती है और वो होती दिख रही है। अगर मैं स्ट्राइक की बात करें तो न सिर्फ कुवैत में स्ट्राइक हुई है बल्कि जो है आपका बहरीन में, दोहा में, यूएई की तरफ में, अलग अलग कई जगहों पर जो यूएस का नेवी बेस है उन सभी नेवी बेस के ऊपर स्ट्राइक की गई है। और इसके नाते ये जो वॉर है ये बाउंड्रीज की अगर आप बात करिए तो थोड़ा बड़ा बाउंड्री दिखाई पड़ रहा है। मिडिल ईस्ट पूरा इसमें घूमता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो भी बेस हैं जैसे यूएई के पास में या कतर के पास में, ओमान के पास में, अलग अलग जगहों पर जो बेस हैं, जॉर्डन के आसपास में, अमेरिका के, उन सब के ऊपर कहीं ना कहीं अटैक होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये जो है सीमाएं भले ही दूसरे दूसरे देशों की हो लेकिन वहां पर यूएस के ऊपर अटैक हुआ है। इजराइल ने भी अटैक किया है। लगातार जो है वहां पर हारन बज रहे हैं, लगातार वहां पर सायरन बज रहे हैं, लगातार जो है दोनों ही देशों की तरफ से मिसाइल वॉर चले जा रही है। जबकि इसका जो असर पड़ेगा, जैसे मैंने कहा कि अगर आप इनको कंपेयर करेंगे तो यूएसए से अगर आप ईरान को कंपेयर करेंगे तो कोई कंपैरिजन है नहीं। कहीं ना कहीं ईरान बहुत पीछे छूट जाएगा। लेकिन हाँ, चूंकि ये लड़ाई वॉर जो है टोटल आपकी देखने को मिलेगी एयर टू एयर में ही। अब अगर खर्च की बात करिए तो करीब 15 बिलियन के आसपास ही ईरान खर्च करता है, यूएस 900 बिलियन के ऊपर खर्च करता है। मिलिट्री की पर्सनली तो लड़ाई नहीं होनी है, लेकिन तकरीबन 6,10,000 जो है पर्सनल्स माने जाते हैं इनके मिलिट्री के पास है। एयरक्राफ्ट की संख्या करीब 188 के आसपास मानी जाती है, जबकि अमेरिका के पास एयरक्राफ्ट बहुत सारे हैं। तो कहने का मतलब है अगर फाइटर जेट की बात करिए, हेलीकॉप्टर्स 13-14 माने जाते हैं। मिसाइल्स अटैक बने रहेंगे, होते रहेंगे, लेकिन पूरा का पूरा जो वार स्पेस है अब वो सीज भी कर दिया गया है। इवन यूएई का जो मतलब अगर आप दुबई की तरफ जाना चाहते हैं या दुबई होकर के कुछ चीजें हैं तो वो सारा डाइवर्जन है, सारा एयर जो है ब्लॉक हो चुका है। इवन भारत की भी बहुत सारी फ्लाइट जो हैं वो घूम कर आ रही हैं। अब इसका जो बिजनेस इंपैक्ट है, ये लड़ाई तो चलती रहेगी या रुकेगी, इसके ऊपर असर डालेगा। लेकिन अभी ये फिलहाल जब हम ये बात कर रहे हैं तो ये लड़ाई चल रही है अपने फुल स्विंग पर। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो खबर आई है उससे ये लगता है कि शायद इसमें आने वाले 24 घंटे में कुछ रोक लग जाए, क्योंकि ईरान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को आगे आना चाहिए। उन्होंने यूएन का आह्वान किया है कि यूएन को आगे आना चाहिए और एक जो है बात करनी चाहिए, क्योंकि ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं है। जिस तरह से बहुत जल्दी ही यूएन की बात की गई है तो ये संभव है कि अगर इसमें यूएन की तरफ से या बड़े दुनिया भर के देश अगर इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो ये लड़ाई जल्दी खत्म हो सकती है। यहाँ पर अभी चाइना ने, रूस ने कंडेम्ड जरूर करने लगे हैं, लेकिन अभी भी कोई सीधा संबंध उन्होंने स्थापित नहीं किया है, ना ही अभी कोई भी इसके मध्यस्थता के लिए आया है। लेकिन यूएन के लिए उन्होंने प्रस्ताव जरूर रख दिया है
क्या यूएन की बैठक जो है आने वाले वक्त में देखने को मिलेगी 1-2 दिन के अंदर? अगर मिलती है तो वो बड़ी चीज है। वैसे भी वीकेंड है, कल संडे है, तो उसका असर आपको ये तरह से आप समझ सकते हैं कि तेजी के साथ तो चीजें यहाँ पर नहीं होंगी। लेकिन हाँ, उम्मीद ये है कि अगर यूएन आता है और बाकी प्रेशर क्रिएट होता है तो चीजें रुक जाएं। अब इसका जो बाजारों के ऊपर असर होगा, एक तो गैप डाउन वाला असर बहुत लोगों को जानना है, लेकिन जो गैप डाउन होगा वो तो होना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उसका नंबर जो है, फिलहाल अगर आप बात करिए, जो जब हम बात कर रहे हैं तब करीब जो निफ्टी जहां बंद हुई थी वहां से उस समय जो डाउ जोन्स यानी अमेरिका की मार्केट जहां ट्रेड हो रही थी करीब 49,300 के आसपास में, वो मार्केट अभी 48,300 के आसपास में है। फ्यूचर्स मार्केट की मैं बात कर रहा हूं। तो जब हम क्लोज हुए थे वहां से 1,000 पॉइंट फिलहाल अमेरिकन मार्केट डाउन जरूर है। लेकिन ये सारे नंबर्स, चूंकि वीकेंड मार्केट चल रही है तो 500 पॉइंट मार्केट डाउन हुई और उसके बाद वीकेंड मार्केट जो है वो 500 पॉइंट और डाउन है, तो मोटा मोटी 1,000 पॉइंट हुआ। लेकिन इसके आधार पर ही सिर्फ आप गैप डाउन या गैप अप की तुलना नहीं कर सकते। गैप डाउन पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए ज्यादा नंबर्स की जरूरत होगी। अगर यूएन आ गया कल शाम को या आज रात में, कुछ मामला सुधर गया तो चीजें थोड़ी सी और बेहतर हो जाएंगी। तो निगेटिविटी है, लेकिन इसका जो और असर है, जैसे इसका भारत के ऊपर जो सबसे बड़ा असर आएगा वो भारत के लिए क्रूड को लेकर के आएगा। क्रूड में जो 72 से 74 की रेंज में है, 3% की उछाल दिखने को मिल रही है। पॉसिबल कहा यह जा रहा है कि अगर ये लड़ाई थोड़ी सी भी बढ़ती है तो 80-82 का रेट क्रूड के लिए डॉलर टर्म में आ सकता है। भारत को आपको पता ही है, अब हम रूस से तेल नहीं खरीद रहे हैं, ऐसे में हमको मार्केट रेट तेल लेना है और उस रेट के हिसाब से हमारे ऊपर सीधे जो 15% का बर्डन बनेगा, क्योंकि 70-72 की चीज 80 के रेंज में गई तो 15% से ज्यादा का बर्डन आपके सर के ऊपर आता है, जिसका सीधा असर आपकी इकोनॉमी पर है, जिसका सीधा असर बजट पे है, जिसका सीधा असर आपके स्टॉक मार्केट के ऊपर भी देखने को मिलेगा। तो वो एक बड़ी चीज है। दूसरी चीज है जो हमारी सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो सकती है। क्यों? क्योंकि हम जो सप्लाई आती है वो जो है होमोस की खाड़ी के हो करके ही आती है, ज्यादातर 70% हमारा वहीं से आती है। कारण उसका है कि वो रूट हमारे लिए जो है करीब पड़ता है, वो रूट को बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा है। उसके ऊपर की तो स्ट्राइक बंद है, मतलब वो एयर स्पेस के रूप में तो वहां से अभी चीजें नहीं जा रही हैं, लेकिन घूम करके कहीं ना कहीं कार्गो अभी तक जा रही है। लेकिन क्या आने वाले वक्त में कहीं अगर ईरान ने वहां पर कार्गोस के ऊपर अटैक किया किसी भी कार्गो पे, तो फिर वो उनका रूट डाइवर्ट होगा। ऐसे में जो तेल है उसकी जो भारत की जो डिमांड है वो पूरा होने के लिए जो घूम करके अगर आना पड़ा तो 3 से 7 दिन का समय बढ़ जाएगा, क्योंकि उस केस में फिर आप यूरोप होकर के या फिर आप अफ्रीका होकर के आएंगे, राउंड आपका ट्रिप बढ़ेगा जिसमें 3 से 7 दिन टाइम बढ़ता है। अगर वहां पर कुछ प्रॉब्लम बढ़ती है और राउंड होके आने लगा माल, तो जो दुनिया भर का जो शिपिंग फ्लीट है वो चार्ज बढ़ जाएगा, उसके नाते ऑयल की कीमतें और बढ़ेंगी और सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी, जिसका असर दुनिया भर की, ना सिर्फ भारत पर बल्कि दुनिया भर की कमोडिटी प्राइसेस के ऊपर देखने को मिलेगा। और उसके नाते कमोडिटी प्राइसेज आपको बढ़ती हुई दिखाई पड़ सकती हैं। तो और अगर कमोडिटी प्राइसेज बढ़ेंगी तो उसका जो कमोडिटी का इनहेरेंट चीजें हैं, यानी जो इनहेरेंट कंपनी जो उस कमोडिटी के प्राइस का बढ़ने का लाभ लेती हैं उनको तो फायदा होगा, लेकिन ज्यादातर कंपनियों का मार्जिन खराब होता है और उसके नाते मार्केट के ऊपर निगेटिव असर आएगा। तो ये दो बड़ी चीजें हैं, पहला कि क्रूड का भाव कितना बढ़ेगा और क्रूड की सप्लाई में कितना डिस्टरबेंस आएगा भारत के संदर्भ में, और क्या वो लेट होना शुरू होगा। एक होगा कि मिलना कम हुआ, दूसरा हुआ कि रूट लंबा हो गया, तो आपको और भी दिक्कत होगा। भाव का रेट का अंतर तो आपको झेलना ही पड़ेगा। तो क्रूड के टर्म में 3 प्रकार की प्रॉब्लम्स आ सकती है। दूसरा, एविएशन को लेकर प्रॉब्लम रहेगी। तो जो भी कंपनियां एविएशन से जुड़ी हैं उनका सीधा नुकसान है, क्योंकि फ्लाइट कैंसिलेशन होंगी, जो है रूट घूम करके जाएगा तो उनका फ्यूल कॉस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि टिकट जो जिस रेट में बुक हुई है उसी में उनको लेके जाना पड़ता है, और टिकट फेयर भी बढ़ेगा। जो बुकिंग नहीं हुई है उसका टिकट फेयर बढ़ जाएगा तो कस्टमर कम जाएगा, तो उसके नाते फ्लाइट कैंसिलेशन यानी टोटल बिजनेस में कमी, और उसका असर आपको देखने को मिलेगा। जिस तरह से अमेरिका की जो स्ट्राइक्स हुई हैं उसमें चाबहार जो पत्तन था वहां पर भी अटैक हुआ है। जबकि भारत ने पूरी तरह से जो ट्रेड डील हमने करी या अभी जो करने की बात कर रहे हैं यूएसए के साथ, उसके पहले हमने चाबहार का पोर्ट पूरी तरह से खाली कर दिया, जबकि हम उसका विकास कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वहां से हमारा जो क्रूड सप्लाई है वो भी अब ब्लॉक होता दिख रहा है। तो वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। भारत ईरान के जो ट्रेड्स हैं वो तो आपके महंगे रहेंगे ही और वो प्रॉब्लम्स में जाएंगे ही, उनका तो कोई डाउट ही नहीं है। जिसमें जो ड्राई फ्रूट्स का आइटम है, यानी जो भारत में कंज्यूमर गुड्स से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, उनके ऊपर भी आपको असर देखने को मिलेगा। तो ये जो है सीधा सीधा प्रत्यक्ष रूप से आपको
इन चीज़ों के ऊपर असर देखने को मिलेगा जो बिजनेस से जुड़ी हुई हैं। साथ में अगर ये जो थोड़ा लंबा और टिकता है, यानी ये लड़ाई थोड़ी और चलती है, फिर उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्या दुनिया के कोई और देश इसमें आगे आएंगे, क्या वो ईरान की तरफ से आएंगे, और भारत अपनी क्या स्थिति दिखाएगा? क्योंकि यूएन में जब लास्ट टाइम में ईरान को लेकर प्रस्ताव आया था तो उसमें भारत ने अमेरिका का विरोध और ईरान का सपोर्ट किया था। उसके बाद ही लड़ाई होने से जस्ट पहले अगर आप बात करिए तो भारत के प्रधानमंत्री जो है इजराइल गए हुए थे। इजराइल से उनके आने के करीब करीब 48 से 72 घंटे की बाद के बीच में ही ये लड़ाई शुरू हुई है। वहां पर जिस तरह से भारत के इजराइल में स्वागत किया गया, बातचीत हुई, तो माना यह जा रहा था कि चूंकि भारत बहुत इंपॉर्टेंट राष्ट्र है, ना सिर्फ इजराइल के लिए, अमेरिका के लिए और ईरान के लिए भी, क्योंकि हम तेल अमेरिका से भी खरीद रहे हैं, हम ईरान से भी खरीदते रहे हैं, मिडिल ईस्ट पर हमारा प्रेशर रहता है, और ईरान चूंकि चाइना और रूस के संबंध बेहतर उनके साथ हैं, रूस के हमारे साथ भी संबंध अच्छे हैं, चाइना से उतने अच्छे नहीं हैं, तो पूरे के पूरे जो डिप्लोमेसी है उस डिप्लोमेसी में भारत एक ऐसा पॉइंट है जो कि दोनों में से किसी एक तरफ जा सकता है, और उसको साधने के लिए ही संभव है कि भारत के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया, और वहां पर जाने के बाद फिर ये सब चीजें हुई हैं। तो भारत की जो डिप्लोमेटिक स्थिति है उसके ऊपर भी अब बात होनी ही है कि उसका क्या असर होगा, भारत किस स्टैंड पर जाएगा, क्या वो ईरान के साथ दिखेगा, या वो इजराइल के साथ दिखेगा, या फिर वो बिल्कुल ही तटस्थ होने की कोशिश करेगा। लेकिन तटस्थ वाली स्थिति जब यूएन में आपका कोई प्रस्ताव आएगा तो वहां पर अगर आप वॉकआउट करते हैं तो भी आप उसको तटस्थ नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर आप वोट नहीं भी देंगे तो किसी एक का विरोध में ही आप जाते हैं। तो वो एक बात रहेगी कि यूएन में अगर कुछ ऐसी आती है तो भारत किधर जाएगा, और उसका असर हो सकता है अमेरिका में ट्रंप के बयानों में आपको देखने को मिले। तो अब अल्टीमेटली जो जियोपॉलिटिक्स है वो गर्म हो गई, दुनिया भर की लड़ाइयां गर्म हैं, और ऐसे में पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट, चूंकि मैंने जैसे शुरुआत में कहा ये लड़ाई सिर्फ इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच में नहीं रह गई है, क्योंकि अमेरिका के बहुत सारे अलग अलग बेस हैं वहां मिडिल ईस्ट में, और उन सभी बेस के ऊपर अटैक हो रहा है। उसके नाते ये लड़ाई बॉर्डर्स थोड़ा कन्वर्ज हो रहा है, और उसका असर फिर आपको आगे भी और भी देखने को मिल सकता है। तो इसके ऊपर नजर रखने की जरूरत है। अभी 24 घंटे से ज्यादा का समय बाकी है जब बाजारों को खुलने में, और उस पीरियड में काफी चीजें ऐसी होंगी, और इसलिए लेवल्स में एग्जैक्टली या उन सारे पहलुओं को जोड़ करके जो हमारा कल का शाम का वीडियो होगा उसमें हम आपके सामने इस बात को रखेंगे कि क्या एग्जैक्ट लेवल बन सकते हैं, गैप डाउन कितना होगा, और उसके बाद रिकवरी की क्या स्थिति बनेगी, या फर्दर फॉल होगा। लेकिन जिस तरह के मार्केट के पिछले 2 दिनों का अगर आप देखेंगे तो बाजारों में गिरावट ही थी। इवन जो शुक्रवार के दिन मार्केट में गिरावट हुई वो ठीक थी, लास्ट में काफी तेजी से गिरावट हुई, दिन के दौरान भी आप गिर के खुले थे, और उसकी एक्सपेक्टेशन भी थी जो कि मैंने शुक्रवार के मॉर्निंग वीडियो में कवर भी किया था। तो अल्टीमेटली मार्केट उन रास्तों पे जाती दिख रही है जिधर की उम्मीद थी, ऊपर के घर बंद लग रहे हैं, और वो प्रॉब्लम जो है अभी भी बनी रहेंगी, और आपको इसके ऊपर नजर रखनी चाहिए। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जाहिर सी बात है किसी भी एक स्टॉक में किसी भी जगह पर इस समय आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है, अगर आप एक निवेशक हैं, एक ट्रेडर हैं, पूरी तरह से, क्योंकि वॉर लाइक सिचुएशंस में चीजें तेजी के साथ बदलती हैं, मार्केट इसके नाते हाइपर वोलेटिलिटी दिखाते हैं, और इसीलिए कल शाम की जो वीडियो होगी उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हम सामने रख पाएं जो कि मार्केट के इस कंडीशन में इन्वेस्टमेंट के लिए आपको या फिर ट्रेड्स के लिए भी आपको काम आती हुई दिखाई पड़ सकती है। मैं मिलूंगा कल शाम को। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।